नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और पूरा देश इस लहर से परेशान है और लोग दर दर भटकते हुए नजर आए ऑक्सीजन के लिए, अस्पतालों में वेंटिलेटर के लिए। और वो नेता आखिर कहां थे जब चुनावी दौर में जो नेता आपके घर घर आ रहे थे वोट मांगने? ये भी आपके जानने का अधिकार है, इसे भी आपको जानना चाहिए। और वो नेताओं ने आखिर इस कोरोना काल में आपको दिया क्या? क्या आपने ये कभी जानने की कोशिश की है? उत्तर प्रदेश के सभी 80 सांसदों की एक सर्विस रिपोर्ट में पता चला कि 62 सांसद ऐसे हैं जो इस कठिन समय में भी अपने क्षेत्र से गायब रहे। इनमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही सांसद शामिल हैं। जिन सांसदों का घर उनके क्षेत्र में है वो भी इस दौरान काफी कम ही निकले। हालांकि कुछ सांसदों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी काफी अच्छा काम किया है। और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का अगर जिक्र किया जाए तो वो रायबरेली से सांसद हैं। चुनाव जीतने के बाद वो 22 जनवरी 2020 को आखिरी बार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची थी और तब से 16 महीने हो गए सोनिया गांधी को यहां गए और अब सांसद प्रतिनिधि के.एल. शर्मा हैं, वो उनका पूरा कामकाज वहां देख रहे हैं। प्रियंका गांधी भी यहां सक्रिय रहती हैं। आखिरी बार वो 30 सितंबर 2020 को रायबरेली पहुंची थी। और इसी कड़ी में अगर समाजवादी पार्टी का जिक्र किया जाए, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मैनपुरी से सांसद मुलायम सिंह यादव आखिरी बार 19 अप्रैल 2019 को अपने संसदीय क्षेत्र मैनपुरी पहुंचे थे और इस दिन वो बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। यानी जब चुनाव हो रहा था उस दौरान मुलायम सिंह यादव अपने संसदीय क्षेत्र वोट मांगने पहुंचे थे और उसके बाद से वो अपने संसदीय क्षेत्र नहीं गए हैं। यानी मुलायम 25 महीने से अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर नहीं गए। और आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। 24 घंटों में दिल्ली में केवल 2200 कोरोना के केस आए हैं। संक्रमण दर भी घट के पिछले 24 घंटों में केवल 3.5% रह गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना का खतरा टल गया, वो अभी भी है। हमें कोरोना से बचने के सभी उपाय करने हैं। अब दूसरी बात, चिंता की बात। आज से दिल्ली में युवाओं का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए जितने वैक्सीन भेजे थे वो खत्म हो गए हैं, इसीलिए युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर आज से बंद किए जा रहे हैं। कुछ एक वैक्सीन की डोजेस बची हैं, वो कुछ एक सेंटर्स में दी जा रही हैं, वो भी शाम तक खत्म हो जाएंगी। कल से युवाओं के वैक्सीनेशन के सभी सेंटर बंद हो जाएंगे। मुझे बेहद दुख है कि हमें वैक्सीन खत्म होने के कारण युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करने पड़ रहे हैं। हमने केंद्र सरकार को भी लिख के बताया है। केंद्र से हमने और वैक्सीन मांगी है। जैसे ही हमें और वैक्सीन मिलेगी हम फिर से ये सेंटर शुरू कर देंगे। दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की जरूरत है, 80 लाख डोजेस की। इसके मुकाबले मई में हमें केवल 16 लाख वैक्सीन मिली और जून के महीने के लिए केंद्र ने दिल्ली का कोटा और भी कम कर दिया है। केंद्र सरकार से हमें जो चिट्ठी आई है कि जून में हमें केवल 8 लाख वैक्सीन दी जाएगी। मई में 16 लाख दी थी, जून में 8 लाख देंगे। अभी तक हम दिल्ली में टोटल 50 लाख वैक्सीन लगा चुके हैं और दिल्ली के सभी एडल्ट्स को वैक्सीन लगाने के लिए हमें 2.5 करोड़ और वैक्सीन चाहिए। अगर इसी रफ्तार से दिल्ली के एडल्ट्स, अगर इसी रफ्तार से हम चले, 8 लाख वैक्सीन हर महीने मिली तो दिल्ली के एडल्ट्स को भी वैक्सीन लगाने में 30 महीने लग जाएंगे, 30 महीने से भी ज्यादा। तब तक तो न जाने कितनी और कोरोना की लहरें आएंगी, न जाने कितने और लोगों की मौत हो जाएगी। तीसरी लहर से दिल्ली और देश को बचाने का एक ही तरीका है, कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन की सुरक्षा दी जाए। बेड,
आईसीयू, ऑक्सीजन, दवाई, इन सब की तैयारी तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के घातक असर से बचाने में वैक्सीन ही सबसे ज्यादा असरदार हथियार है। वैक्सीन की कमी केवल सरकार की चिंता नहीं है, आम आदमी भी वैक्सीन के इस संकट से बहुत डरा हुआ है। कल एक अम्मा का फोन आया, बोली मुझे और मेरे बेटे को वैक्सीन लगवानी है। मैंने पूछा अम्मा कितनी उम्र है दोनों की? बोली मेरी उम्र 65 साल है, मेरे बेटे की उम्र 35 साल। मैंने कहा अम्मा युवाओं की वैक्सीन तो खत्म हो गई, आपको लगवा दूंगा। थोड़ा सोच के बोली अच्छा मेरे वाली वैक्सीन मेरे बेटे को लगवा दे, वो नौकरी के लिए घर से बाहर जाता है, मैं तो बूढ़ी हो गई, उसे तो आगे परिवार भी संभालना है, इसलिए उसका सुरक्षित रहना जरूरी है। यह सुन के दिल में बहुत पीड़ा हुई। आज वैक्सीन की कमी की वजह से देश में बेहद मुश्किल हालात पैदा हो गए। अगर देश में किसी पिता, किसी बेटे, किसी भाई, किसी मां, किसी बहन के सामने यह धर्म संकट है कि वो खुद वैक्सीन ले या अपने परिवार के युवाओं के लिए छोड़ दे, तो इससे ज्यादा दुखद बात और क्या हो सकती है। कोरोना से लोगों की जान बचाने के लिए हमें देश में वैक्सीन की उपलब्धता तुरंत बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए केंद्र सरकार को मेरे 4 सुझाव हैं। पहला, भारतीय बायोटेक कंपनी जो कोवैक्सीन बनाती है, वो अपनी वैक्सीन का फॉर्मूला दूसरी कंपनियों को देने को तैयार हो गई है। देश में वैक्सीन बनाने वाली ढेरों कंपनियां हैं। केंद्र सरकार तुरंत उन सभी कंपनियों को बुलाए और उन्हें आदेश दे, उनसे रिक्वेस्ट ना करे, उन्हें आदेश दे कि वे सभी कंपनियां युद्ध स्तर पर समयबद्ध तरीके से वैक्सीन बनाना तुरंत चालू करें। मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इन सभी कंपनियों को अगले 24 घंटे में बुलाकर ये आदेश दिए जाएं। मेरी बात को अन्यथा ना लिया जाए। इस वक्त एक एक दिन कीमती है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। दूसरा सुझाव, सभी विदेशी वैक्सीन, जितनी विदेशी वैक्सीन है उनको भारत में इस्तेमाल करने की तुरंत इजाजत दी जाए। यह भी 24 घंटे में होना चाहिए, इसमें भी बिल्कुल देरी ना की जाए। और विदेशी वैक्सीन के जितने निर्माता हैं उनसे भारत सरकार बात करे। अभी भारत सरकार ने राज्यों पे छोड़ दिया कि स्टेट्स बात करें, हर राज्य अपने अपने स्तर पे विदेशी कंपनी वालों से बात करे। ये कोई अच्छा लगता है? भारत के 36 राज्य और यूनियन टेरिटरी हर कंपनी के सामने जाके आपस में लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र हरियाणा से लड़ रहा है, हरियाणा दिल्ली से लड़ रहा है, आपस में लड़ रहे हैं सारे इन कंपनियों के सामने। इससे विदेशों में भारत की क्या छवि बन रही है? भारत सरकार उनसे खरीदेगी तो ये कंपनियां भारत सरकार को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेंगी और फिर भारत सरकार तो सीधे इन कंपनियों के देशों की सरकारों से बात कर सकती है ना। और भारत सरकार जब इन कंपनियों से बात करेगी तो भारत सरकार तो कई 100 करोड़ की वैक्सीन खरीदने की बात करेगी, तो जाहिर है ये कंपनियां भारत सरकार से कहीं ज्यादा अच्छे से बात करेंगी। तो भारत सरकार को इनसे वैक्सीन खरीद के राज्यों में बांट देनी चाहिए। तीसरा सुझाव, कुछ देश ऐसे हैं, पढ़ने में आ रहा है मीडिया में, कि जिन्होंने जरूरत से ज्यादा वैक्सीन जमा कर रखी है। उनकी जनसंख्या जितनी है उसके हिसाब से उनको जितनी वैक्सीन चाहिए उससे कहीं ज्यादा वैक्सीन वो स्टोर करके बैठे हैं। उनसे भारत सरकार को वैक्सीन लेने के लिए गुजारिश करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। और चौथा सुझाव, ये जितने विदेशी कंपनियां वैक्सीन उत्पादक हैं उन्हें भारत में वैक्सीन उत्पादन करने की भी तुरंत अनुमति दी जाए। अंत में मेरा केंद्र सरकार से यही अनुरोध है कि दिल्ली को तुरंत वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए ताकि हम फिर से वैक्सीन लगाना चालू करें, अपने वैक्सीनेशन सेंटर खोलें और दिल्ली का वैक्सीन का कोटा भी बढ़ाया जाए। कोरोना की इस लहर में सबसे ज्यादा युवा जिंदगियों का नुकसान हुआ है, युवाओं की मौत हुई है और दिल्ली में इस वक्त युवाओं के कोटे की वैक्सीन खत्म हो गई है। नमस्कार। तो चर्चा कर रहे थे हम कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के 80 सांसद हैं, 80 सांसदों में 62 ऐसे सांसद हैं जो कि इस कोरोना कालखंड में अपने क्षेत्रों में गए। लगातार कोरोना काल से लोग परेशान हैं, लेकिन आखिर ये जनप्रतिनिधि कहाँ गायब हैं?
और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रदीप भटनागर जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, और इसके साथ ही साथ कांग्रेस से हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आएंगे प्रदीप जी, कि जिस तरीके से ये कोरोना काल चल रहा है, जनप्रतिनिधि लगातार लगे हुए हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं लगे हैं, लेकिन उनका दायित्व तो क्या बनता है? पहला कमेंट आपसे कम शब्दों में चाहेंगे। बनता है, सांसद हो चाहे विधायक हो, उसका दायित्व बनता है, जिस जनता ने आपको चुन के कुर्सी में बैठाया है उसके लिए निष्पक्ष काम करना, उसकी सेवा में अग्रिम आगे रहना, उसका काम प्रथम ये है। और दृष्टि को देखते हुए उसे अपने क्षेत्र में अपनी जनता के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये पहला काम है उस प्रतिनिधि का, जो सांसद बना हो, विधायक बना हो, एमएलसी बना हो, कोई बना हो। ठीक बात। रत्नाकर सिंह जी, सवाल यही है, जवाब आप कभी चाहेंगे। देखिए, आज जो इस महामारी में लोग जहाँ पे अपने जानो माल के लिए जूझ रहे हैं, अपने अपनों को बचाने के लिए जूझ रहे हैं, वहाँ पे इस संदर्भ में राजनीतिकरण जो है वो ठीक नहीं है। जैसा कि कल भी आपने देखा होगा कि देश में लोग, हजारों लोग रोज मर रहे हैं, 5000 के लगभग रोज मर रहे हैं लोग, फिर भी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए प्रधानमंत्री जी टीवी पे आते हैं और घड़ियाली आंसू बहाते हैं। मैं कहूँगा घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अगर उतनी ही संजीदगी वो कहीं पे लोगों को बचाने के लिए दिखाए होते, और 1 साल से जो कोरोना इस पूरे देश में फैला हुआ है, अगर कहीं पे भी वो पूरी तरह से तैयारी किए रहते, तो इस तरह के घड़ियाली आंसू टीवी पे आके उनको बहाना नहीं पड़ता। तो यह समय मैं राजनीति नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष होने के नाते सरकार कहाँ पे कमियां रह गई हैं, उसको आईना जरूर दिखाने का यह मेरा कर्तव्य बनता है। ठीक बात है। सरकार को आईना आप दिखाएंगे, लेकिन खुद आईने के सामने कब खड़े होंगे? आपने जैसा कहा कि हम आईना खुद भी देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज हमारे कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आज लोगों को बचाने के लिए वह हर संभव प्रयत्न कर रहा है। मैं आपको जानकारी भी दे दूं कि इंडियन यूथ कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष जो श्रीनिवास जी हैं, वो आज महीनों से, जब से कोरोना शुरू हुआ है, चाहे पहली लहर हो चाहे दूसरी लहर हो, महीनों से वो अपना कर्तव्य अपनी पूरी टीम के साथ निभाते आ रहे हैं। और न्यूज में भी आपने देखा होगा, श्रीनिवास जी को कितने लोग भुनाएंगे? पूरी पार्टी श्रीनिवास जी को भुना लेगी क्या, रत्नाकर जी? हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि जब कोई भी मुद्दा आता है, जब कोई भी बात होती है, तो सीधा उदाहरण केवल और केवल श्रीनिवास जी को दे दिया जाता है। सुन लीजिए मेरी बात पूरी। श्रीनिवास जी जो है हमारे नेता हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के, और उनके अंडर में लाखों कार्यकर्ता जो है पूरे देश में अपना काम कर रहे हैं। श्रीनिवास जी अकेले इतनी बहुत संख्या में लोगों की सेवा करने में कहीं न कहीं अकेला आदमी नहीं कर पाएगा, लेकिन जब तक कि उसकी पूरी टीम नहीं काम करेगी। तो आपको मैं बता दूं कि कल भी राजीव गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे देश में भारतीय युवा कांग्रेस ने एक अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत हमने जरूरतमंदों को वो सारी चीजें दी, फूड दिया, हैंड सैनिटाइजर दिया, मास्क दिया, और बहुत सारी चीजें ऐसे थी जो उनकी जरूरत थी। तो सारे लाखों युवा कार्यकर्ता जो है आज सड़कों पे उतर के अपना काम कर रहे हैं। तो यह एक संगठन है, भारतीय युवा कांग्रेस यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, और इस संगठन में लोग काम कर रहे हैं। इसकी वजह से हम जो हमारे श्रीनिवास जी जो कह रहे हैं उसके हिसाब से काम किया जा रहा है। तो जरूर हम श्रीनिवास जी का नाम लेंगे और कहेंगे। आपको यह जानकारी भी होनी चाहिए कि आज भारत सरकार से लोग आग्रह नहीं करते हैं किसी भी सहायता के लिए, लेकिन श्रीनिवास जी जो हमारा हैशटैग हमने चलाया है, हैशटैग SOSIYC, उस हैशटैग पे आज न्यूजीलैंड के जो न्यूजीलैंड का दूतावास है, वहाँ से भी सहायता मांगी जा रही है। आप सरकार में बैठे लोग, केंद्र सरकार में लोग जो सहायता मांग रहे हैं। रत्नाकर जी, ठीक है, आप विदेशों में कब तक मदद करते रहेंगे? अगर सरकारें करती हैं विदेशों की मदद, तो आप कहते हैं कि सरकारें गलत कर रही हैं, पहले अपने देश का। अरे आप पहले साहब अपने देश का तो देखिए। आप जिस संसदीय क्षेत्र से आप चुनाव लड़े हैं, जिस जनता ने आपको बैठाला है अपने सिर पर, उसको तो पहले देखिए कि उसके हालात कैसे हैं। देखिए, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि आज शायद लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हो, या फिर न्यूज में, या हम सोशल मीडिया
से हम जितना हो सकता है हमने सारी चीजों को प्रोजेक्ट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग टीवी पे सरकार नहीं चला रहे हैं और कहीं मीडिया माध्यम से सरकार नहीं चला रहे हैं। हम जमीन पे उतर कर काम करने वाले कार्यकर्ता लोग और सांसद लोग, चाहे बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता हो, हर आदमी अपना काम करता है। आप राजू सुरजेवाला जी का ट्वीट देखिए और रोज उसका 10 ट्वीट का वो रिप्लाई करते हैं और लोगों की अपने क्षेत्र में जो है लोगों की सहायता करते हैं। उसी तरह से राहुल गांधी भी का देख लीजिए, 1,17,00,000 रुपया उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में अभी उन्होंने खर्चा किया है। कर्नाटक का उदाहरण ले लीजिए, कर्नाटक में 100 करोड़ का वैक्सीन खरीद कर 100 करोड़ हमने इकट्ठा किया है और केंद्र सरकार से हम अनुमति चाहते हैं कि वो हमें अनुमति दे वैक्सीन खरीद के और लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कराने के लिए। तो हम अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं, जितना हमसे संभव हो पा रहा है हम हर जगह काम कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें सरकार हम टीवी पे आके नहीं दिखा रहे हैं। हम लोगों आपसे दरअसल मैंने एक छोटा सा कमेंट मांगा था और उसमें ये पूछा था कि जनता जो अपने सिर पे बैठालती है नेताओं को, नेताओं का फर्ज क्या बनता है। आपने बात तो बड़ी संजीदगी से कही कि राजनीति नहीं करना चाहते और राजनीति नहीं करना चाहिए इस मौके पर, लेकिन आपने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जो कि सीधे सरकार पर आरोप लगा डाले और तमाम सारी बातें कह डाले। प्रदीप जी, कांग्रेस तो बिल्कुल पूरी तरीके से लगी है जनता के बीच में, जनता की सेवा के लिए तत्पर है, जीरो ग्राउंड पर काम कर रही है। केवल सरकार के ही ऐसे लोग हैं, सरकार के नुमाइंदे ही ऐसे हैं जो कि वो काम नहीं कर रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। जितने भी हॉस्पिटल में डॉक्टर सब कांग्रेस के ही हैं, जितने नर्सें सब कांग्रेस की हैं, और जितने भी रोड वॉलंटियर्स हैं जो पुलिस की वर्दी में घूम रहे हैं सब वो कांग्रेस के ही हैं। मैं कब मना कर रहा हूँ, सब कांग्रेस के ही हैं। सब में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की फोटो लगा के सेवा में लगे हैं, मैं कब मना कर रहा हूँ। जनता तो कर रही है, पुलिस थोड़ा काम कर रही है, डॉक्टर थोड़ा काम, सब जितने भी हैं सब कांग्रेस के तो हैं। ये वो कांग्रेस के हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके, जो कि कल रिलीव करते हैं अपने क्षेत्र के लिए पैसा, रायबरेली। इनकी मंशा देखिए, बता देता हूँ। ये आके जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बता रहे हैं, बता दूं कल ही रिलीव करा है आदरणीय सोनिया गांधी जी ने पैसा। ये इनकी भावुकता है। राहुल जी अभी तक घर से बाहर नहीं निकले, फंड तो बहुत दूर की बात है, जितनी बड़ी बातें कर रही है। ठीक है, कई चीजों को क्या है कि सांसदों को इस स्तर पे लगे। कुछ बुजुर्ग सांसद भी हैं जो इस कोरोना काल में बच भी गए और चले भी गए। एक छत्तीसगढ़ की सांसद थी, बहुत सम्मानित सांसद थी, और वो स्पीकर भी रह चुके हैं। उनका भी देखिए कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई, तो उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। विशेष से अदर पार्टी से आती है, मगर सद्भावनाएं सबके साथ होनी चाहिए। इनकी तरह नहीं कि बैठे राजनीति करने लगे। सांसद ने हर स्थिति के लिए निपटने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में काम किया। मैं नकारूंगा नहीं, चाहे वो किसी पार्टी के लिए आते हैं। क्यों? सांसदों को पता है कि उन्हें फिर चुनाव लड़ना है और उन्हें काम करना पड़ेगा, जो विधायक भी हैं। देखिए इसी कोरोना काल के अंदर काफी प्रदेशों के विधायक भी का भी देहांत हो गया। उत्तर प्रदेश के भी कम से कम 4-5 विधायकों का देहांत हो गया, सांसदों का भी शायद देहांत हो गया है, जिस कारण कोरोना के कारण। ऐसा नहीं है अगर वो अगर जनता के बीच में ना रहते या जनता के बीच में काम नहीं करते, शायद होते जीवित रहते हैं हमारे। मैं उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा अपनी तरफ से। देखिए इस कोरोना काल के अंदर एक क्षेत्र का प्रधान हो या पूर्व प्रधान हो, चाहे वो एक निगम पार्षद हो, चाहे वो कोई हो, अपने स्तर पे देखिए सब लगे हुए हैं। बीमारी डर भी है और उनसे काम भी करना है। हम जैसे छोटे से कार्य करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, अपने कार्य में लगे हैं, अपने घर बैठ के जितना सकते। क्यों? इंस्ट्रक्शन है सरकार की, जिस प्रदेश के अंदर हम रहते हैं कि आपको घर से नहीं निकलना है, आपको कोरोना का पूरा पालन करना है, आपको लॉकडाउन का पूरा पालन करना है, उसके तहत ही आपको काम करना है। उसके तहत जो संभवता है, देखिए अगर प्रदेश का सांसद ही अगर विधायक ही रोड पे घूम रहेगा जनता के साथ, तो जनता का पालन करेगी। लेकिन तस्वीरें जो आ रही हैं प्रदीप जी, वो बेहद हैरान करने वाली हैं। नेता जनप्रतिनिधि दिख नहीं रहे हैं जनता के बीच में, जनता परेशान है, जाए तो कहां जाए। हॉस्पिटल के लिए दर दर भटक रही है। कुछ लोग तो सोच रहे हैं कि विधायक जी सिफारिश लगा दें तो अस्पताल में वेंटिलेटर मिल जाए, बेड मुहैया हो जाए, सांसद जी से मुलाकात हो जाए। मुलाकात के लिए वो दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनको पता चल रहा है कि सांसद जी है ही नहीं है, तो मजबूरन जनता को पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं, लापता के पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं। आपने देखे होंगी ना, तस्वीरें ऐसी आई हैं सामने। जनता पोस्टर नहीं लगा रही, जनता ही पता है कि उसे इस कोरोना काल में बीमारी से बचना है। और हो चाहे विधायक हो, एमएलसी हो, सांसद हो, सबके बच्चे हैं, परिवार है, सब चीजों को देख रहे हैं। सब कार्य में, ऐसा नहीं है कार्य में ना लगे हो, सब तक लगे हुए भी हैं। मैं ऐसे कैसे कह दूं, मैं जिस चीज में विधानसभा में रह रहे खुद रहता हूँ कि उस विधायक से पूरा विधायक परिवार कोरोना में पूरा संक्रमित हो गया, उनकी भतीजी एक्सपायर हो गई, मैं कैसे कह दूं, और फिर भी वो कार्य में लगे रहे। मेरी बात सुनी नहीं प्रदीप जी, मैंने कहा कि कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि हैं कि इस कोरोना कालखंड में भी, इस
मुसीबत के दौरान भी वो बड़ी शिद्दत से काम कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि का अपना पूरा फर्ज अदा कर रहे हैं, वो जनता के बीच में हैं। लेकिन ज्यादातर बहुतायत मात्रा में ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो जिनके अपने क्षेत्रों में आवास हैं, वो जनप्रतिनिधि भी वहां से गायब नजर आ रहे हैं। क्या है, जितने भी जनप्रतिनिधि इस भारत वर्ष के अंदर हैं, वह कोई काम नहीं कर रहा है। मैं सबको कहूंगा काम कर रहा है, कुछ राजनीति कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। ठीक, कारण है। कारण का कारण क्या है कि मैं ही अगर एक एमएलए या सांसद हूँ, बिल्कुल ठीक है, आएंगे आपके पास। हमारे साथ संदीप त्रिवेदी भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस पर चर्चा में। तो संजीव जी, जिस तरीके से बात हो रही है कोरोना कालखंड के दौरान जनप्रतिनिधियों की, कि वो गायब दिख रहे हैं, जनता के बीच से नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे हैं कि वो जनता के बीच में जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जनता की मुसीबतों की समस्या जो निराकरण है वो कर रहे हैं वो, और जनता का सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं, लेकिन ज्यादातर जो ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनको जनता ने, वहां की वोटर ने अपने सर पे बैठाला, उनको सीट वहां से जिताई, वो गायब नजर आ रहे हैं इस काल में। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि इस कोरोना काल में, जबकि जनता को उसके जनप्रतिनिधि की सबसे ज्यादा जरूरत है। जनता को जरूरत है आज की डेट में कि उसका जनप्रतिनिधि उसके साथ में हो, और उसके बाद भी जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं जनता के साथ बहुत बड़ा झगड़ा, उसका एक बहुत बड़ा कारण मुझे ऐसा भी लग रहा है, उन जनप्रतिनिधियों को सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर शायद भरोसा नहीं, जिसके कारण शायद वो लोग भाग रहे, या उनको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी करेंगे, जनता हमको माफ कर दे। उसमें आपके भी नेता, संजीव जी, उसमें आपके भी नेता शामिल हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा आप भी। बिल्कुल, अगर किसी भी, देखिए मैं बात यहाँ राजनीति की नहीं, मैं पहले भी कहता हूँ कि कोरोना राजनीति का विषय नहीं है, कोरोना एक सेवा का विषय। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी हैं, वो अपने क्षेत्र में उस दौरान गए थे जब चुनाव हो रहा था, बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ उन्होंने मंच साझा किया था, और उसके बाद से वो अपने संसदीय क्षेत्र नहीं गए हैं। नहीं, माननीय नेताजी इस समय अस्वस्थ है थोड़ा सा, और बाकी हमारे जितने भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेके और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, वो सारे जमीन पर हैं, सारे क्षेत्र में हैं। ये समाजवादी पार्टी पर कोई आरोप नहीं लगा सकता कि नहीं वो समाजवादी पार्टी का नेता जो है वो एसी में बैठ के राजनीति कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जमीन पर है, क्षेत्र में है और जनता के बीच में। ठीक है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना होगा कि क्या आगे। आपकी बात हमने मान ली संजीव जी, नेताजी अस्वस्थ हैं, लेकिन अखिलेश यादव तो युवा हैं, जोश से लबरेज। बिल्कुल, अखिलेश यादव जी क्षेत्र में आखिरी बार वो अपने संसदीय क्षेत्र पता है आपको कब गए थे? नहीं, वो संसदीय क्षेत्र भले न गए हो, लेकिन 14 दिसंबर 2020 एक आदमी से संपर्क में। 14 दिसंबर 2020 को। नहीं, मैं बता रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक एक कार्यकर्ता के संपर्क में है, और एक एक कार्यकर्ता का उत्साहवर्धन करना, उसको क्षेत्र के विषय में जानकारी देना, वहां से जानकारी लेना, ये सब कुछ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। नहीं, कैसे कल की घटना है, कल की मैं घटना आपको बता दे रहा हूँ कि उन्नाव जिले में पुलिस ने एक सब्जी विक्रेता को नहीं आ रही। पता है क्यों? क्योंकि जब वोट मांगने जाना होता है तो जनता के घर घर आप जाते हैं। आप सुनिए तो, मेरी पूरी बात तो सुनिए, मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ। ठीक, कल की घटना है, आपके संज्ञान में है या नहीं मुझे नहीं मालूम है। उन्नाव जिले के अंदर एक सब्जी विक्रेता को लॉकडाउन उल्लंघन के कारण पुलिस ने मार डाला। संज्ञान में है, थाने पकड़ के लाया, और सिपाही ने उसके बाद उसकी वहां हत्या हो गई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तुरंत सक्रिय हुए और सारी समाजवादी पार्टी को वहां पे भेजा, और उसके बाद समाजवादी पार्टी के दबाव में उन कर्मचारियों के ऊपर, पुलिस कर्मचारियों के ऊपर मुकदमा 302 का लिखा गया। हाँ। तो इस तरीके के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इतनी सक्रिय होने की जरूरत नहीं थी। वहां पर आपके तेज तर्रार और युवा कर्मठ एमएलसी साहब भी वहां मौजूद हैं, आपको पता होगा, तो वो भी इसमें पीछे नहीं रहते हैं, तो वो ऑलरेडी जो है इन सब चीजों में आगे रहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सक्रिय, मैं देखिए मेरी बात, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सक्रियता है। ठीक,
वो वहां इंतजार नहीं करते कि एमएलसी जाएगा या जिला अध्यक्ष जाएगा या वहां का कार्यकर्ता जाएगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं एक एक चीज को वाच करते हैं और एक चीज को देखते हैं, और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ देख रही है। ठीक है, ले लेते हैं रत्नाकर जी सिंह जी। बात समझ में नहीं आ रही हमें कि अपने क्षेत्र को छोड़ करके हम ये कहें कि हम लगे हुए हैं। भाई हम तो अगर आप चुनाव लड़ते हैं किसी क्षेत्र से, आप ले लीजिए, खुद पर ले लीजिए कि अगर आप चुनाव लड़ेंगे किसी विधानसभा या किसी लोकसभा से, तो आप वोट मांगने अपने लोकसभा अपने विधानसभा में जाएंगे कि दूसरे वाले विधानसभा लोकसभा में जाएंगे? वो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दीजिए, वो बात अलग है। लेकिन आपका यह भी तो फर्ज बनता है कि आप अपने क्षेत्र में तो जाइए, अपने क्षेत्र की जनता से तो मुलाकात करिए कि आने वाला चुनाव है, उसके बाद फिर वहां पर एक कार्यालय बनाने की तैयारी में है आप, वहां पर फिर से जनता से मुलाकात करेंगे तब। देखिए, जहां तक बात जनप्रतिनिधियों की है तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का हर जनप्रतिनिधि अपने संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय है और पूरी तन्मयता के साथ काम कर रहा है। जहां तक आप राहुल गांधी जी का ट्वीट भी देखे होंगे तो उन्होंने सारे जनप्रतिनिधियों को यह क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि इस समय आप अपने विधानसभा या संसदीय क्षेत्र में जाइए और पूरी सक्रियता के साथ लोगों की मदद करिए। तो उनके आदेश का पालन पूरी तन्मयता से सारे कार्यकर्ता, चाहे वो भारतीय युवा कांग्रेस के हो चाहे कांग्रेस के हो, सारे लोग कर रहे हैं। आपको मैं चाहिए तो बहुत सारे उदाहरण भी दे देता हूं कि किस तरह से हम लोग सक्रिय हैं। मुंबई की ही बात ले लीजिए, जहाँ पे हमारी सरकार है यहाँ पे महाराष्ट्र में। आज मुंबई में भाई जगताप जो मुंबई अध्यक्ष है, उनकी अगुवाई में हम लोगों ने एम्बुलेंस, यहाँ पे नए एम्बुलेंस लगाए हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी एम्बुलेंस अगर इमरजेंसी सेवा की जरूरत है तो हमने एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे फोन करिए, आपको 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर वो एम्बुलेंस वहां पे पहुंच जाएगी। इस तरह का काम हमने किया है। हमने एक ड्राइव पूरे मुंबई में किया है कि हमने ब्लड डोनेशन का। तो राजस्थान के विषय में नहीं बोलना आपको, तो राजस्थान की सफाई करें, राजस्थान के विषय में बताइए, पंजाब के विषय में बताइए, आप महाराष्ट्र जा रहे हैं। प्रतिदिन हजारों बोतलें जो है खून की इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो लोगों को जिसकी राजस्थान के विषय में हाहाकार मचा है, गाँव के गाँव खत्म हो गए, वहाँ के बारे में सही काम आए। हम दिखाई दे रहे अशोक गहलोत अपने घर में पूरे मुंबई में हर तरह का काम कर रहे हैं, जमीन पे उतर के काम कर रहे हैं। तो रही बात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, पछताने से क्या फायदा? अपने महाराष्ट्र के गुणगान गा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बर्बादी हजारों लोग जी। आज भी देश में मृतक संख्या जो है सबसे ज्यादा है 24 घंटों की, ये बताइए। मत लीजिए, यहाँ बैठ के सुनाई नहीं दे रही है। रही बात भारतीय जनता पार्टी सिंह जी, तो भारतीय जनता पार्टी इस समय जो राजनीति कर रही है और सिर्फ मीडिया के माध्यम से हेडलाइंस मैनेज करने की कोशिश कर रही है, तो विपक्ष होने के नाते हम यह जरूर सवाल उठाएंगे। अगर गंगा में 2000 लाशें तैरती हुई, राजस्थान में झुंझुनू 75 के गाँव 75 लोग 80 लोग 60 लोग मर गए, मेडिकल सेवाएं नहीं पहुंची, इसके बारे में बताइए। गंगा किनारे दफन हो रही है। विपक्ष होने के नाते हम जरूर ये आवाज उठाएंगे कि इस समय ये बताइएगा अशोक गहलोत जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपने वैक्सीन के ऊपर कहाँ छुपे बैठे हैं? क्यों लगाया है? अमरिंदर सिंह क्यों नहीं निकल रहे हैं, बताइए ना। राहुल गांधी जी क्यों नहीं जा रहे केरला? बात पूरी कर रहे हैं, हर सवाल का जवाब दूंगा। बात पूरी कर रहे हैं, क्यों करे अपने फंड से पैसे, पार्टी फंड से पैसे क्यों नहीं रिलीज करे, ये बताइए। पार्टी फंड में क्या दिया आपने, ये बताइए। मैं दोनों पार्टी से पूछता हूँ, आपके पार्टी फंडों ने क्या करा, बताइए ना। मैनपुरी गए, बलदेव सिंह जी, आजमगढ़ गए, अक्षय जी, ये बताइए। मैं बोलूंगा दोनों तो बात सुननी नहीं जाएगी। हेलो, आप महाराष्ट्र जा रहे हैं, महाराष्ट्र के विषय में आपको पूरा पता नहीं है। आप महाराष्ट्र में कितना हाहाकार मचा हुआ है, पूरे देश को तबाह कर दिया महाराष्ट्र ने। गरीब बात में उत्तर प्रदेश के लोग तो रुके नहीं गए, रोटी दी नहीं गई, और तारीफ ले रहे हैं महाराष्ट्र की आप। हेलो, आपने भगा दिया सारे गरीबों को महाराष्ट्र से, रातों रात बेचारों को भागना पड़ा देश के अंदर से। रत्नाकर जी, आपको आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आपको आवाज मिल पा रही कि नहीं? पुलिस ने मजदूरों को नहीं बताएंगे, बैंक की बातों में बोला नहीं। रत्नाकर जी ठीक है। रत्नाकर जी सुन लीजिए, खुद इतना डर है। प्रदीप जी रुकिए, आ रहे हैं, आपके पास भी आएंगे। रत्नाकर जी, आप कह रहे हैं कि आपके सारे नेता उतर रहे हैं, क्षेत्र में है, जनता के बीच में है, वो काम कर रहे हैं लगातार, लेकिन आपकी ही नेता सोनिया गांधी जनवरी 2020 में गई थी जनता के बीच में अपने संसदीय क्षेत्र में, तब से वहां वो नजर नहीं आई हैं। तो क्या केवल
अब फिर चुनाव लड़ने जाएंगी वहां पर? देखिए, आप प्रश्न कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे, तो आपको भी ये जानकारी दे दूं कि बहुत शारीरिक से स्वस्थ नहीं होती हैं। उनके जनप्रतिनिधि जो है अपने क्षेत्र में पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और सोनिया गांधी जी के जिम्मेदारी के प्रति है, अपने संसदीय क्षेत्र के प्रति तो है ही, इसके अलावा पूरे देश में है जो वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते वो अपना काम पूरी पार्टी को पूरी तरह से सुचारू रूप से चला रही है और देश में जहाँ जरूरत हो रही है, अब हमारी सरकारें हैं वहाँ पे मदद करने की कोशिश कर रही है। लेकिन रही बात की जनता पार्टी तो ये मदद करने नहीं देना चाहती है। यह इनकी पार्शियलिटी हमेशा रहती है कि इनके आशा शासित प्रदेश को दूसरे नजरिया से देखते हैं और कांग्रेस शासित प्रदेशों को दूसरे नजरिया से देखते हैं। आज पूरे देश में की कमी हो रही है। महाराष्ट्र में आज लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रहा है, तो इसमें किसकी कमी है? केंद्र सरकार हमको 5 भिजवाया, 3 महीने के अंदर वैक्सीनेशन करा देंगे, लेकिन केंद्र सरकार नहीं करेगी तो बाहर से टीवी बनाकर घाटी का असूब आएगी और लोगों को बताएगी कि हमारे मेरी बातें पूरी कर लेने दीजिए। उसके बाद आप अपनी बात रखिए। इनके जनप्रतिनिधि के संसदीय क्षेत्र में एम्बुलेंस 60-60, 70-70 एम्बुलेंस वहीं पे सड़ रही है, खराब हो रही है, लेकिन इनके संसदीय क्षेत्र में लोग मर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ राजीव प्रताप रूडी जी के संसदीय क्षेत्र की एम्बुलेंस जो है खराब पड़ी हुई थी। पप्पू यादव जाके उंगली उठाए और पूरा चीज खुलासा किया, तो ये तभी इनको समझाना है कि अरे हाँ ये तो गलत हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सेवा भाव से काम नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं और मीडिया के माध्यम से ये काम कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पे ये काम कर रहे हैं, ये जमीनी काम नहीं कर रहे हैं। अगर ये जमीनी काम करते हैं, ठीक है, ले लेते हैं जवाब ले लेते हैं। हटा दिए होते। रत्नाकर जी ले लेते हैं जवाब ले लेते हैं। प्रदीप जी से जवाब ले लेते हैं। प्रदीप जी, आप केवल दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर, आप जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रहे हैं, और अगर विपक्ष कर रहा है तो उसको भी आप परेशान कर रहे हैं, करने नहीं दे रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आगरा का विधायक है एसपी वकील साहब, देवेंद्र भोला सिंह जी, सतीश गौतम जी, रीता बहुगुणा जी, ठीक है जी, स्मिता ईरानी जी, उनके बारे में बताने जो भी पूरी विचार दिखता है। मैं जितने सांसदों के नाम ले रहा हूँ ना, आरके पटेल जी, वीरेंद्र जी, बल जी, दल्लू सिंह जी, सब अपने सांसदीय क्षेत्र में रह रहे हैं। एक दिल्ली की कोठी बंगला खाली पड़ा उनका, और विश्वास ना हो जाके आप देख सकते हैं जितने विधायक उत्तर प्रदेश में, श्री डॉक्टर रामपुर कठेरिया जी, जगदम्बा पाल जी, रेखा वर्मा जी, रमापति राम त्रिपाठी जी, डॉक्टर पांडे जी, सारे अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर एक कोठी छोड़ गए यहाँ दिल्ली। लेकिन आपको याद होगा, आपको यहाँ थोड़ा सा याद दिला दे प्रदीप जी, आपकी सांसद है हेमा मालिनी जी, वो याद होगा सीन, वो किसानों के बीच में जाकर के गेहूं काट रही थी, लेकिन इस कोरोना कालखंड में वो नजर नहीं आ रही। गेहूं तो छोड़ दीजिए, जनता से मुलाकात करने नहीं गई हैं। बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। इस कोरोना काल के अंदर भी वो मोबाइल के माध्यम से और आपके कंप्यूटर के माध्यम से जितने भी पार्टी कार्यकर्ता नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधि हैं, सबसे संपर्क में है, पूर्ण रूप से करें और अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कम से कम ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम है, प्रदीप जी, यही हमारी सारी पार्टियों से यही चीज पूछना है और आप लोग बता नहीं रहे हैं। हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि आखिर जब चुनाव होता है तो आप अपने कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं वहां पर लगाते? उस दौरान भी आपको यही करना चाहिए। आपको सोशल नेटवर्किंग के जरिए आपका सहारा लेना चाहिए, आप वहां से संबोधन करिए, अपने कार्यकर्ताओं को आप संदेश भेजिए, वो जनमानस तक पहुंचाएं, वो जनता से वोट मांगे वहां के लोकल कार्यकर्ता। भाई आप वहां इतनी बड़ी बड़ी रैलियां क्यों करते हैं? मैं कहता हूँ एक लंबे वर्ष तक कन्नौज के अंदर राज करा, मैनपुरी में राज करा, देखिए भाजपा के कार्यकर्ता और सांसद किस तरह काम कर रहे हैं। मुझे अब प्रत्यक्ष आपको नहीं बताना चाहता कि आप जाके देखिए कोठियों में कौन रह रहा है, कौन नहीं रह रहा है। सारे कांग्रेस के शासक प्रदेशों से आए हैं। हमने केवल आपकी पार्टी के लिए नहीं कहा, हम इस सारी पार्टियों से पूछ रहे हैं, इस सारी पार्टियों के नेताओं से पूछ रहे हैं जो लोग घर में बैठे हैं। हम सारे पार्टी के नेताओं, सारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका जिक्र कर रहे हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जिक्र नहीं कर रहे हैं। हम सभी के लिए बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी कही थी और सब पार्टियों के लिए कही थी, जितने जनप्रतिनिधि पार्टियों से आते हैं सब अपने स्तर पे कार्य में लगे हैं। स्तर किस टाइप का है ये तो उनका मन बता सकता है, कितना स्वच्छ और काम करने में और प्रबल है। पहली चीज, अगर मैं जितना बैठ के मोबाइल आपके माध्यम से बोल लूं वो ठीक नहीं रहे। जो सांसद लोग अपने काम कर रहे हैं इस समय कार्य क्षेत्र में, देखिए सब कुछ जाती है, चाहे वो किसी कोई पत्रकार बंधु हो, चाहे वो वकील हो, जज हो, पुलिस हो, सबको अपनी जान प्यारी है, तो अपने तरीके से अपने को सेफ लेके अपना काम करने लगे। मैं कैसे किसी पे उंगली उठा दूं आज के टाइम पे?
आपको पता है उत्तर प्रदेश में, आपको पता है ना, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एक जिला कार्यालय बंद हो गया है, बाहर नोटिस चस्पा कर दी गई है। आपको जानकारी है कि नहीं? दोबारा बताइए। आपको उत्तर प्रदेश में एक जिला कार्यालय बंद हो गया है, जिला अध्यक्ष ने बाहर नोटिस चस्पा कर दिया। आपको जानकारी है कि नहीं है? वहां पर यह लिख दिया गया है कि कोरोना काल खंड में कार्यालय बंद है। बिल्कुल लगा दिया होगा, कोरोना काल के अंदर लोग भीड़ लगा रहे होंगे तभी लगाया होगा। हाँ। जिलाध्यक्ष ने, जिलाध्यक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण पद है और वो अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बाखूबी चलाना, नेतृत्व करना, चुनाव लड़वाना सा काम है। और जिस जिलाध्यक्ष जी ने करा है कुछ सोच समझ के, मुझे पता था आप यही कहेंगे। उन्होंने ये भी लिखा है कि अधिकारी उनके सुनते नहीं है। बड़ी समस्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा तो बहुत साफ है, वो तो बिल्कुल दिन रात क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, लगातार नेताओं को निर्देश दे रहे हैं, वो रात दिन एक कर दे रहे हैं, रात रात को बैठक कर रहे हैं, लेकिन उनकी मंशा पर जो पूरा पलीता लगा रहे हैं वो तो अधिकारी बैठ करके लगा रहे हैं ना। ये अपना दुख उन्होंने रोया है वहां पर। देखिए ऐसा है, उनका ठीक है, उनका भी निजी वो होगा अध्यक्ष का, मगर देखिए प्रदेश का मैं किसी को ये नहीं कहूंगा, पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो या जिलाध्यक्ष हो, सांसद हो, सब अपने स्तर पे लगे। छोटा कार्यकर्ता भी लगा। मैं कैसे कह दूं, कल एक हमारे यहाँ मंडल की एक बैठक थी हमारे, और एक मंडल जितना छोटा सा तो होता है, 5 पार्षद आते हैं, वो स्वयं कार्यकर्ताओं की चिंतन कर रहे हैं, भाई आप हर बूथों पे जाना है, वैक्सीन लग रही है, वहाँ 5 कार्यकर्ता की ड्यूटी लगा रोज 4-4 घंटे की, कि भाई किसी को सुविधा पूरी रहे, असुविधा ना हो, और अपने क्षेत्र से लोगों को निकालो, जागरूकता लाओ, भाई को वैक्सीन जो भी वैक्सीन लगवानी है उसको जाने लगवाने के लिए अपने सेंटर में पहुंचिए। मैं कैसे कह दूं कोई कार्यकर्ता ना लगा हो? मैं ये नहीं कहता कि और पार्टी में ना लगे हों, मगर आप तहमत लगा रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं, मगर तथ्यों पे नहीं लगा रहे ना। मैं ये कहना चाहता हूँ। अब आपको हम बता दें, मुझे पता था कि आप यही कहेंगे, तथ्यों पर नहीं लगा रहे हैं। हम पूरा रिकॉर्ड दे दें, आप बताइए सांसद का नाम बताइए, हम पूरा बता दे रहे हैं कौन कब गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद 6 महीने से नहीं गए हैं संसदीय क्षेत्र अपने। मान लिया कि उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, वो हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते रहते हैं, अभी कल भी उन्होंने बात की थी, लेकिन और जो नेताओं के नाम लिए अभी हेमा मालिनी का जिक्र कर रहे हैं, तो आप सीधे यही बता दे रहे हैं कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर ली है, बात कर ली है, निर्देश दे दिए हैं कि आप वैक्सीनेशन का वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीनेट करवाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। तो सोशल मीडिया क्या दिया है उन्होंने, आपने जानने की कोशिश की अपने संसदीय क्षेत्र को इस कोरोना काल में उन्होंने क्या दिया है, आपको पता है? आपको बता देता हूँ क्या दिया है, बताइए जरा। एक उम्र फैक्टर जो होता है ना, देखिए सब अपने क्षेत्र में काम करें। मैं ये नहीं कहूंगा, आदरणीय मुलायम सिंह जी मैनपुरी सांसद आते हैं तो ये नहीं कि वो भी खामोशी से बैठे होंगे, चिंता नहीं कर रहे होंगे, वो लंबे वर्षों तक वहां से सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। मैं ये नहीं कह सकता उन्होंने काम नहीं करा होगा, जनता की नहीं सुनेगी, उनको किसी ने फोन नहीं किया होगा। मुलायम सिंह जी की उम्र के हिसाब से अपने उस चीजों में लगे होंगे काम में, मैं कैसे मना कर दूं। हेमा मालिनी जी नेता की पूछ रहा हूँ तो आप मुलायम सिंह पे आ गए। मैं वही आता था, मैं उनकी भी कह रहा हूँ, हेमा मालिनी जी भी कह रहा हूँ। हेमा मालिनी जी ने खुद कहता ना, खुद वर्चस्व बैठक कर करके कुछ काम कर रही है। मैं कैसे कह दूं, मैं खुद उसमें सम्मिलित हुआ हूँ वर्चुअल माध्यम से। वही ठीक है, अब वर्चुअल पे ही आ जाएंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जनता वर्चुअल माध्यम से आप इंजेक्शन लगा देंगे ना, वर्चुअल माध्यम से आप उन तक सबका सारा काम, उनके जो दुख दर्द है वर्चुअल माध्यम से सब कर देंगे। वही तो मेरा कहने का मतलब है कि आप वर्चुअल माध्यम से आप वोट क्यों नहीं मानते हैं, आप इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं आप सब पार्टी? सांसद को इंजेक्शन लगवाने नहीं है, जनता को लगवाने, जनता को जागरूक अभियान लाने के लिए, जनता का जागरूक अभियान चलाने के लिए संजीव जी, ठीक है संजीव जी, क्या वर्चुअल माध्यम एक सही तरीका है कि केवल वर्चुअल माध्यम से आप अपने जनता के बीच में जाते रहिए और मिलते रहिए? चलिए मान लिया जिनका स्वास्थ्य खराब है, मुलायम सिंह यादव जी का जो जिक्र किया जा रहा है, नो डाउट वो अस्वस्थ चल रहे हैं, उनका जाना उचित नहीं है जनता के बीच में, लेकिन जो हष्ट पुष्ट हैं, जो सही हैं, स्वस्थ हैं, वो तो जा सकते हैं जनता के बीच में, कि वो भी केवल वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहेंगे, मिलते रहेंगे? मैं आपकी बात से 100% बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि जो भी आदमी जा सकता है उसको जाना चाहिए। जो लोग वृद्ध हैं या जो लोग अभी वर्चुअल माध्यम से जुड़ सकते हैं वो जुड़े, लेकिन जो लोग यंग हैं या जो लोग राजनीति में सक्रिय हैं उनको निश्चित रूप से जनता के बीच में रहना। अगर वो लोग जनता के बीच में नहीं रहेंगे तो जनता किसके भरोसे रहेगी? तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो नेता हैं हमारे, उन सबको जनता के बीच में रहना चाहिए। हाँ, कोविड प्रोटोकॉल जो है उसको, उस प्रोटोकॉल का पूरा फॉलो करना चाहिए। जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, जो इसके कायदे हैं, जो भी ICMR या जो भी लोग संस्थाएं हैं उन्होंने जो गाइडलाइन दी है, उन गाइडलाइन का पूरा पालन करें।
लेकिन प्रदीप जी तो कह रहे हैं कि वर्चुअल माध्यम से जुड़ना है, बाकी फोटो सेशन के लिए आप किसानों के बीच में जाइए, उनका काम करते हुए फोटो सेशन करवा लीजिए, मीडिया में हाईलाइट हो लीजिए, सुर्खियों में आ जाइए, और उसके बाद जब उनको जरूरत पड़े आपकी, तो आप वर्चुअल माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करिए, उनको दिशा निर्देश दीजिए, वो जनता की सेवा करेंगे, वो जनता के दुख दर्द हरेंगे। क्षेत्रीय सांसद अपने क्षेत्र में पहुंचता है, जो भीड़ इकट्ठी होगी उसे कौन रोकेगा? फिर आप ही के कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे सांसद आए थे और इतनी भीड़ हुई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा, मास्क नहीं लगा। क्यों भीड़ हो भाई? नहीं क्यों भीड़ हो? अरे प्रदीप जी क्यों भीड़ हो भाई? क्यों आप इतना बड़ा लंबा काफिला लेकर के क्यों चलेंगे? आपकी सुरक्षा में जो कर्मी तैनात है, सुरक्षा कर्मी, आप उनको लेकर के चलिए। अपने आप भाई, एक लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, जनप्रतिनिधि है, लोग उन्हें प्यार करते हैं। अरे कोई नहीं निकल रहा प्रदीप जी, आप पता करिए, वहाँ भी पोस्टर लगे थे, आप पता करिए। आपको पता है नहीं, आपको पता है कि नहीं, वहाँ भी पोस्टर लगे थे संसदीय क्षेत्र में लापता होने के, पता है कि नहीं? कोई जनता, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है इस कोरोना कालखंड में, सबको अपनी जान प्यारी है। राजनीतिक पार्टियां कुछ पता होता नहीं और जो पोस्टरबाजी करने लगती है अपने नंबर बढ़ाने के लिए, ये सब देखते हैं। अब बताइए, फिर भी पिछली बार भी अखिलेश जी के भी लगे थे, हाँ, फिर भी अखिलेश जी जीत गए, देखिए ना। ठीक है, ये नहीं है। मैं भी कह सकता हूँ आजमगढ़ में अखिलेश जी के गुमशुदा के लगे हुए हैं। हाँ, रत्नाकर जी आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट ले लेते हैं। ये नहीं है। ठीक है, अपने संसदीय क्षेत्र में सब लगे हुए हैं, मैं कैसे मना कर दूं? ठीक है, बड़ा आरोप, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जो भी हो, सब लगे ले लेते हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष ले लेते हैं। बड़ा आरोप लग रहा है, अखिलेश यादव के भी पोस्टर लगे हुए थे, और जिस तरीके से ये विपक्ष की एक चाल है, विपक्ष की रणनीति है। अध्यक्ष जी का जहाँ पे लगा हुआ हो कि वो लापता, एक पोस्टर आप मुझे दिखा दीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। सिर्फ झूठी बात कहना ये ठीक बात है। आप मुझे एक पोस्टर दिखाइए जहाँ से लग रहा हो कि ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक पोस्टर लगा हुआ है कि क्षेत्र में नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबसे सक्रिय नेता है पूरे उत्तर प्रदेश की राज्य में, जो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, हमेशा जनता के और कार्यकर्ताओं के बीच से संपर्क में रहते हैं, एक कार्यकर्ता के संपर्क में रहने वाले नेता। और आप इस तरीके से झूठ बात कर रहे हैं कि आप वो पोस्टर लगे हुए थे। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि मुझे एक पोस्टर दिखा दीजिए। अखिलेश जी कहाँ से पहुंच जाएंगे आजमगढ़? आप दिखाइए, अगर आपके पास हो तो आप दिखा दीजिए। मैंने दिखाना क्या है? मीडिया को सब कुछ पता है, मीडिया 10 बार दिखा चुकी है। आप दिखाइए ना, आप आरोप लगा रहे हैं, आप मुझे दिखाइए। अरे लोगों की लड़ाई बड़े मंच पे जो आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप की सत्यता को पूरी दिखाइए। फिर आप वहां पर मत जाइए, आप मुद्दे को डाइवर्ट मत करिए प्रदीप जी, आप मुद्दे को डाइवर्ट मत करिए। आप उनकी क्या लड़ाई थी? विधायक सांसद में भी जूतम पैजार हुआ है, मालूम है ना आपको? नहीं, ये हल्की जूतम पैजार विधायक और सांसदों में भी हुआ है, वरना क्या हुआ सबको मालूम है। ये सारी राजनीतिक दलों का एक जैसा फंडा है, वो कोई ये मत कहिए कि हम पाक साफ हैं और वो पार्टी में है। चलिए रत्नाकर जी, ये बताइए भाई, भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो बड़ी तल्लीनता से काम कर रहे हैं। आप फर्जी आरोप लगा रहे हैं, ट्विटर पर आपके नेता जो है बौछार लगाए हुए हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है, सरकार लगातार जो है जनता के बीच की, जनता की आवाज सुन नहीं रही है। क्यों फर्जी बदनाम कर रहे हैं सरकार को भाई आप? जरा मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, और प्रदीप जी से मेरा आग्रह है कि बीच में नहीं बोलेंगे। मेरी बातों को पूरी रखने के बाद ही अपनी बात जो है प्रश्न पूछेंगे। मैं हर प्रश्न का जवाब देने के लिए बैठा हूँ और तैयार भी। अभी भाई साहब कह रहे थे कि जो है जैसा कि इन्होंने खुद ही आपके प्रश्न पे एक्सेप्ट किया, इनके पास जवाब कोई था नहीं कि जो जिला अध्यक्ष ने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी और पोस्टर लगा दिया। तो यह वस्तु स्थिति जो है ये पूरी सरकार की है और सारे भाजपा के नेताओं की है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। उसका कारण सिर्फ ये है कि इनकी जो नीतियां बनाई है, जो वैक्सीन के प्रति या फिर जो कोरोना के प्रति जो नीतियां बनाई गई है, वो नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अगर यह नीति फेल नहीं होती तो कल ही IMF का एक क्वेश्चन आया है, WHO ने भी एक क्वेश्चन दिया है कि आपकी वैक्सीनेशन प्रोसेस बहुत स्लो है। अगर इस तरह से स्लो रहेगी तो आगे परिस्थितियां गंभीर हो सकती है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये IMF और WHO ने किया है। अगर ये असमर्थ नहीं होते, अगर यह सरकार फेल नहीं होती तो गंगा के किनारे 2000 लाशें तैरती हुई नजर नहीं आती। अगर यह फेल नहीं होते तो रेत के अंदर हिंदुओं का लाश दफन नहीं किया जाता। अगर ये फेल नहीं होते तो टायरों के ऊपर लाशों को जलाया नहीं जाता। अगर ये फेल होने का कारण इसका ये है कि संसाधन होते हुए भी इनकी नीतियां गलत है। आपको उदाहरण दे देता हूं मैं,
राजीव प्रताप रूढ़ी के संसदीय क्षेत्र में 70 एम्बुलेंस जो है अभी कुछ दिनों पहले ही पप्पू यादव ने उसका खुलासा किया है। मतलब आप समझ लीजिए एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद है और उसके अरे जरा शांत रहिए, पहले आरोप सुन लीजिए पहले पूरी तरह से। आपके पास कोई जवाब है नहीं, आपके पास जवाब है नहीं। खुलासा जब होता है तो यह तिलमिला जाते हैं। ये आज के डेट में संबित पात्रा जो है इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ट्विटर जो फेक फर्जी डॉक्यूमेंट जो ट्विटर पे लगाते हैं, ट्विटर खुद इनको बोलता है कि यह मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट है। तो आप समझ जाइए कि यह जो है कितना फर्जी काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस की नीतियों को और कांग्रेस के लोगों को बदनाम करने का काम सिर्फ यह भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज के डेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए। आज के डेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए कि हम किस तरह से ज्यादा लोगों की मदद कर सके, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है झूठे डॉक्यूमेंट के आधार पे लोगों को गुमराह करने के लिए। तो यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, कांग्रेस का चरित्र। लोगों ने देखा है कि किस तरह से इस महामारी में पूरे देश में कांग्रेस का हर एक पार्टी का कार्यकर्ता लोगों के साथ जुड़ा हुआ है और उनका काम कर रहा है। हमने एम्बुलेंस अवेलेबल कराए, हमने कॉल सेंटर अवेलेबल कराए हैं, हमने डॉक्टर्स का एक पैनल बनाया है। उस नंबर पे आप फोन करके डॉक्टरों से कभी भी मदद ले लीजिए। आज जहां भी #SOS IYC पे आप एक मैसेज डालिए, आपको मदद करने के लिए लोग तैयार हैं। तो यह नीति होनी चाहिए, लोगों की सेवा भाव करने की नियत होनी चाहिए। यह नई प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए कि आप टीवी पर आए और भंडारी आंसू बहाएं, क्योंकि आप पूरी तरह फेल हो चुके हैं और आप जो है सिर्फ भावनाओं के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि भीड़ नहीं होनी चाहिए। जो चुनाव में भीड़ हुआ है, जो रैलियों में भीड़ हुआ है, उसके लिए जवाबदेह कौन है? आप जरा बताइए प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी जवाबदेह है कि नहीं है? इतने चुनाव में जो इलेक्शन हुए हैं उसके लिए जवाबदेह कौन है? उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जवाब ले लेते हैं कौन है? उसके लिए जवाबदेह भारतीय जनता पार्टी है। आज इनके पास कोई जवाब नहीं है। आज देंगे जवाब देंगे फेडरेशन जवाब देंगे रही है कि आप इतना स्लो प्रोसेस करेंगे तो लोगों की स्थितियां और बद हो सकती है, लेकिन वो बातें नहीं सुनेंगे। इनकी नीति, नियत और नेता तीनों एकदम रसातल में पहुंचा दिया है देश को। प्रदीप जी, आपने सुने इतने बड़े बड़े आरोप आप पर लगाए हैं, आपने रसातल पर पहुंचा दिया देश को। आपके पास कोई नीति नहीं है, ना तो कोई नियति है। मैं बताओ, बड़े अच्छी बात कही इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके। क्या आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? कोई मीडिया के सामने समक्ष कोई कोरोना को लेके, गाइडलाइन को लेके कोई ट्वीट वगैरह करा डॉक्टर्स के लिए धन्यवाद करने के लिए? आप थाली और जो PR और गाली को देते हैं, आपने उसके कल मुझे बताया कि थाली क्यों बजाई गई थी, दिए क्यों जलाए गए थे, ताली क्यों बजाई गई थी? आपका कोई कार्यकर्ता प्रवक्ता नहीं पता कि थाली क्यों बजी थी। मैं तो पहले भी, क्योंकि राहुल जी को भी थोड़ी सद्बुद्धि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जनता के लिए, एक ट्वीट करें जनता के लिए कि भाई आप स्वच्छ रहे, साफ रहे, आप ध्यान रखिए अपना। ये नहीं करेंगे आप लोगों को केवल लोगों को गुमराह करना है, कैसे भी करके जो भी पार्टी सरकार बन के बैठी है उसको बदनाम करना है। आप लोगों को तथ्य है ये दोनों का, एक तो जीरो है, दूसरा हीरो बनना चाहता है मगर वो हीरो बन नहीं पा रहा ट्वीट करके। मेरा तो निवेदन है कांग्रेस के लोगों से कि आदरणीय राहुल जी जरा वो बताइए आपने क्या किया है। प्रश्न हमारा विपक्ष होने के नाते आपसे हो रहा है कि आपने क्या किया है। भाव की बात ये तो मैंने बता दिया, आप बता दीजिए। तमिलनाडु कौन गया था? केरला कौन गया था? पांडिचेरी कौन गया था? बताइए ना। क्योंकि आपका जनाधार नहीं है, आपके पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष ने। ठीक है, यही दौर चलता रहेगा। आप उन पर आरोप लगाते रहेंगे, वो आप पर आरोप लगाते रहेंगे, यही चलता रहेगा। संजीव जी से भी एक कमेंट ले लेते हैं, आखिरी कमेंट। संजीव जी, आलम यही रहा कि केवल पार्टियां, राजनीतिक दल केवल राजनीति में उलझी रहेंगी, तो देश की जनता का क्या होगा? बिल्कुल ठीक बात है। मैंने बार बार बातें कहता आ रहा हूं कि यह कोरोना राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी बार बार इसको राजनीति की तरफ लेके चली जाती है। इस समय आप जनता की सेवा करने का काम है, इस समय जनता को संभालने का काम है। अखिलेश जी ने वैक्सीन लगवा ली क्या? राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने वैक्सीन लगवाई पर आप इस समय जनता को संभालने का काम करिए, जनता पर भरोसा पैदा करने का काम करिए, यही सबसे महत्वपूर्ण काम है। ये काम नहीं है कि यहाँ पे राजनीति करें। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा कोरोना राजनीति का विषय है नहीं, राजनीति पूरा कोरोना सिर्फ सेवा का विषय।
के आप अंदर सेवा करिए और सारे नेताओं से मेरा यही अनुरोध है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल संजीव जी, आप तीनों लोग, केवल एक पर आरोप नहीं लगाया जा सकता, सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे और जनता का क्या हो रहा है, हश्र क्या है, वो कोई देखने को तैयार नहीं। आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से कोरोना काल में लगातार लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर, पूंछ में कस्बा गांव में आतंकी ठिकाना ध्वस्त, सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान ये बड़ी कार्रवाई की है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आतंकी ठिकानों से हथियार व गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। AK-56 समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है जम्मू कश्मीर में। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पूंछ के कस्बे गांव में आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया गया है। सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान ये बड़ी कार्रवाई की है और वहां पर एक AK-56 हथियार के साथ अन्य गोला बारूद भी बरामद किए हैं। आतंकी ठिकानों से ये हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। तो सुरक्षा बलों की ये बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। तो कोरोना काल में जिस तरीके से लगातार जो हश्र है जनता का, वो यही कहा जा सकता है इस दौर में कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ।